एंड वेलकम बैक माय लवली स्टूडेंट्स। आई एम नेहा सिंह और आज हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग के पार्ट सेकंड की, जिसमें कि हम लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे रैंडम सैम्पलिंग को बहुत ही डिटेल में, उसके टाइप्स और उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग जो हमारा नॉन रैंडम सैम्पलिंग वाला पार्ट है उसको हम कवर अप करेंगे। तो इस टॉपिक को समझने के लिए मेरे वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऑलराइट, तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? रैंडम सैम्पलिंग में हमने नाम से समझा था, रैंडम मतलब वहाँ पर हम किसी को भी कभी भी हम पिक कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं हमारे सैंपल के लिए। ठीक है, तो उसमें हर किसी के पास, हर पॉपुलेशन में चांस होता है कि वो सिलेक्ट होगा वहाँ पर। ठीक है, अब नॉन रैंडम क्या होता है सैम्पलिंग में कि नॉन रैंडम द सिलेक्शन ऑफ ए सैंपल डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर rather than on chance। यानी कि यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है कि 30 बच्चे अगर क्लास में हैं तो 30 के पास बराबर का चांस है सिलेक्ट होने का। यहाँ पर होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी चॉइस पे, उसके जजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किसे चूज़ करेगा अपने सैंपल के तौर पे। ठीक है, यहाँ पर नॉन रैंडम में जो इन्वेस्टिगेटर है उसका ही पूरा चॉइस होता है, उसका ही पूरा जजमेंट होता है कि वो किसे एज अ सैंपल चूज़ करेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई चांस की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब नॉन रैंडम सैम्पलिंग 3 टाइप्स के होते हैं: जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, तो अब हम इन तीनों को अच्छी तरीके से डिटेल में समझते हैं। तो हम वहीं आ जाते हैं मेरे फेवरेट मेथड, टेबल वाले मेथड से यहाँ पर समझेंगे। आई होप अब आपका भी ये थोड़ा सा फेवरेट ना सही कन्वीनियंट मेथड ज़रूर बन गया होगा। और जिस तरीके से मैं यहाँ लिखती हूँ उसी तरीके से मैं मेरे खुद के भी नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैम शॉर्टकट में यहाँ पे कर रही हैं और अपने लिए कुछ अच्छा सा मटेरियल तैयार किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है आंसर नोट्स को प्रिपेयर करने का, बहुत ही लेंदी जो टॉपिक्स हैं उनको एक समराइज्ड वे में यहाँ पर प्रेजेंट करने का। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहला हमारा मेथड है जजमेंट मेथड। ठीक है, जजमेंट सैम्पलिंग। तो इसमें क्या है, चॉइस ऑफ सैंपल डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन द जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर जो है ना, ये थ्योरी जो रहेगी वो मैंने यहाँ पर है कुछ जो इम्पोर्टेंट जो लाइन थी ना वही मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। आप जो बुक में जो आपको दिया हुआ है आप वही थ्योरी लिखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर जगह भी कम है। उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा जो शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट लाइंस है वही मैंने यहाँ पर ऐड ऑन करी है। ठीक है, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखोगे तो ऑब्वियसली आप पूरी जो एक प्रॉपर जो मीनिंग है वो आप वहाँ पर बताओगे, क्योंकि वहाँ पे आपके पास बहुत सारी स्पेस है, स्पेस की कोई टेंशन नहीं है वहाँ पर, तो आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो चॉइस ऑफ सैंपल डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन द जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर। यानी कि जैसे हम नाम से समझ पा रहे हैं, यहाँ पर जो हम सैंपल जो चूज़ करेंगे आउट ऑफ जो जितनी भी पॉपुलेशन है वो जो इन्वेस्टिगेटर है उसके प्योरली उसके जजमेंट पे डिसाइड होता है। यानी कि जो हमने नॉन रैंडम सैम्पलिंग की जो हमने मीनिंग समझा है वही एक तरीके से ये जजमेंट सैम्पलिंग है। ठीक है, अच्छा, इसके मेरिट्स क्या होंगे उससे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो। ठीक है, अच्छा, ऐसा है कि स्कूल में क्विज़ कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, एक क्विज़ कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो मैं ये ना देख के कि किसी क्लास में जाऊं और फिर सारे बच्चों को बारी बारी बुला के उनसे उनका जीके चेक करूं, इसके बदले क्या करूंगी, मैं बोल दूंगी जो क्लास टीचर होगी उस क्लास की, जो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से जानती हैं, उनको मैं बोल दूंगी कि मैम आप अपने क्लास में से जो 5 बच्चे आपको लगते हैं कि हाँ ये एज अ स्कूल एज अ क्विज कॉम्पिटिशन हमारे स्कूल को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे प्रॉपर, आप उन 5 बच्चों को यहाँ पर मेरे पास लेके आ जाओ। ठीक है, तो ये हो गया कि टीचर को पता है, उनका पहले से एक जजमेंट यहाँ पर प्रिपेयर है कि हाँ ये 5 बच्चे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं क्विज कंपटीशन में या स्पोर्ट्स कंपटीशन में, जो भी कंपटीशन है, तो वो जाएंगी, उन 5 बच्चों का नाम लेंगी और उनको लेके आ जाएंगी प्रिंसिपल ऑफिस में, सिलेक्ट कर लेंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा जजमेंट मेथड सैम्पलिंग। तो इसके मेरिट्स क्या है, सिंपल है, ईजी है, हमें पहले से ही मालूम है, हमें उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके वो मालूम है, हम जाएंगे 5 बच्चे लेंगे और आ जाएंगे। तो सिंपल है, ईजी है। अवॉइड इररेलेवेंट आइटम्स, क्योंकि हम 300 बच्चों को बुला के उनसे एक एक करके हम उससे क्वेश्चन पूछें तो इससे क्या है, जो बच्चे
अभी हाल फिलहाल रेडी नहीं है, उनके संग भी हमारा एक तरीके से टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो वो पहले ही वो अवॉइड हो जाएंगे, इससे पहले ही हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हमें मालूम है भाई ये बच्चे हैं जो परफॉर्म करेंगे, लेके चलो इनको, ठीक है। तो ये 2 चीज़ मेरिट्स हो गए। डीमेरिट क्या है? बाइज्ड मेथड है। हमने बाकी 30 बच्चों को मौका ही नहीं दिया, हमने पहले से ही सोच लिया कि भाई बाकी तो बच्चे बेकार है, वो तो कर ही नहीं सकते, तो ये एक बाइज्ड मेथड भी हो गया, ठीक है। एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है कि वो बच्चा होशियार है, जैसे 5 बच्चे मैंने देखे, उसमें से एक जो क्लास टीचर को लग रहा है हाँ 5 बच्चे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हो सकता है उनमें से सिर्फ 3 बच्चे एक्चुअली में जीके में रिप्रेजेंट कर पाएँ, बल्कि लेकिन जो 2 बच्चे हैं वो एक तरीके से सिर्फ जो हो सकते हैं ना मगअप करने में बहुत अच्छे होते हैं कि हाँ ठीक है, जो याद करके तुरंत सुना सकते हैं, बट एक्चुअल में जो उनकी जीके की नॉलेज है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो उनकी एकेडमिक्स में नॉलेज है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे क्या है, हमारा जो जजमेंट है वो गलत हो जाएगा, तो ये भी एक हो सकता है यहाँ पर डीमेरिट। ओके, तो ये हो गया हमारा जजमेंट सैम्पलिंग। सेकंड क्या है? कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड देन अ कोटा इज फिक्स्ड, ठीक है। इसमें मतलब क्या होता है कोटा सैम्पलिंग में, फॉर एग्जाम्पल अब हम स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ले लेते हैं, ठीक है, चलो क्विज को ही लेके चलते हैं। क्विज कंपटीशन में जो 5 बच्चे हम सिलेक्ट करने वाले थे, ठीक है, उसमें अब क्या हो गया, अब हमने ये बोल दिया क्लास टीचर को कि मैम आपकी क्लास में से हमें बच्चे चाहिए 5, ठीक है, जिसमें से कि 3 होने चाहिए फीमेल और 2 होने चाहिए, मतलब 3 होनी चाहिए लड़कियां और 2 होने चाहिए हमारे लड़के, ठीक है। तो ये एक मैंने कोटा सेट कर दिया कि यानी कि मैम ने क्या किया, 30 बच्चों में से उन्होंने 6-6 का ग्रुप बनाया, ठीक है, 6-6 का ग्रुप बना के उन्होंने फिर उसके बाद एक ग्रुप को चूज़ किया जिसमें कि पहले से ही कोटा फिक्स है कि 3 तो लड़कियां जाएंगी और 2 जाएंगे लड़के, ठीक है। तो ये एक कोटा हो गया हमारा फिक्स कि हमें पहले से ही एक तरीके से ये आपका क्या हो गया, स्ट्रैटिफाइड वाला, जिसमें कि ग्रुप प्रिपेयर होता था, फिर हर एक ग्रुप में से एक एक जो हमें सैंपल हमें करेक्ट लग रहा था एक एक उसमें से सिलेक्ट करके हम ले लेते थे, ठीक है। तो इसमें या तो मैम 6 बच्चों का जो ग्रुप बनाएंगी, ठीक है, वो इस तरीके से बना लेंगी कि वो तो या तो वो ऑलरेडी 3 लड़कियां और 2 लड़कों के हिसाब से बनाएंगी, या रैंडमली वो बना लेंगी और फिर उनमें से वो चूज़ करके 3 बच्चियां और 3 बच्चे वो निकाल लेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कि यहाँ पे ग्रुप्स बनेंगे और वो ग्रुप्स में से जो सिलेक्शन होगा वो कुछ प्री प्रिपेयर्ड जो हमारा कोटा होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर सैम्पल्स अपने सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिकल है, हाँ इकोनॉमिकल है, क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा खोजबीन नहीं करनी पड़ी, हमें पहले से ही मालूम था कि हमें 3 लड़कियां 2 लड़के चाहिए, तो हमें ज़्यादा खोजबीन करके ज़्यादा हमें उसमें पूछताछ नहीं करनी पड़ी, ज़्यादा हमें उसमें टाइम भी नहीं लगा और खर्चा भी नहीं है, ठीक है। रिलायबल रिजल्ट्स है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रुप बना लिए, ग्रुप बनाने के बाद हमने जो भी हमने कोटा जो प्रिपेयर किया था उसमें हमने लड़कियों को भी चांस दिया, लड़कों को भी चांस दिया, तो ठीक है, ज़्यादा अच्छा रिलायबल यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और प्लस ये भी है कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं जिनको मैंने बोला है वो ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं, उनको एक्सपीरियंस है अपनी क्लास का, तो वो रिलायबल रिजल्ट लेके आएंगे। उसी तरीके से रिलायबल रिजल्ट यहाँ पे आएंगे अगर हमारे पास जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है। अच्छा, डीमेरिट क्या हो जाएगा? बाइस्डनेस, ये तीनों में ही आएगा कि ये बाइस्ड वाला, ये तीनों ही हमारे डीमेरिट्स आ जाएंगे, तो फिक्स है कि ये बाइस्ड मेथड है, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल बाइस हो गया। फिर सेकेंड हमारा इसमें डीमेरिट आ जाएगा नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट सैम्पल एरर, यानी कि हमने जो बच्चे वहाँ से उठाए हैं हमें वो पहले से ही पता है कि वो सही है, तो हम कोशिश भी नहीं करेंगे उनको पूछने की कि ठीक है बच्चों एक काम करो, 5 बच्चे आप तो सिलेक्ट करके ले आए हो मैम, लेकिन मैं इनका टेस्ट लेके मैं भी एक बार सेटिस्फाई होना चाहती हूँ कि हाँ ये ठीक है। हम करेंगे ही नहीं वो कोशिश, क्योंकि हमें बहुत श्योर है कि हाँ ये बच्चे सही हैं, बस लेके उनको कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, हम अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने भेज देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो सैम्पल एरर है वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी जजमेंट से लाया तो उसको श्योर है कि मेरा जजमेंट बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये उसके हो जाएंगे डीमेरिट्स। लास्ट है हमारा कन्वीनियंस। कन्वीनियंस हम नाम से समझ पा रहे हैं, जहाँ पे हमारा कन्वीनियंस होगा, सिंपल शब्दों में समझे, आलसी है हमें जहाँ पर मन करेगा हम तो जो हमें आरामदेह होगा कि हाँ भैया ये पास में है, लेके आ जाओ, काम ख़त्म करो, ठीक है। तो वो हम चीज़ यहाँ पर चूज़ करते हैं, हम अपनी सैम्पलिंग उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। द इन्वेस्टिगेटर गिव्स स्पेशल अटेंशन टू कन्वीनियंस, यानी कि
किसी के इन्वेस्टिगेटर को बोल दिया जाके तुम फलाने फलाने कॉलोनी में जाओ भैया, वहाँ पर जाके पूरी कॉलोनी को अच्छी तरीके से एग्जामिन करो कि कितनी लड़कियाँ हैं और कितने लड़के आपके कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है, उस कॉलोनी में रहते हैं। तो वो क्या करेगा, कन्वीनियंस के हिसाब से वो पूरी कॉलोनी में ना जाके वो जो सिर्फ जहाँ वो खुद रह रहा है उसी के आसपास जो उसको कन्वीनियंस बैठेगा कि हाँ भैया ये मेरी लाइन है, इसी लाइन पे मैंने जाके सैंपल इकट्ठे कर लिए और बस मैं आ गया, ख़त्म, ठीक है। तो कन्वीनियंस यानी अपने आराम के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो अपने सैंपल्स जो है वो सिलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर। तो क्या हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मेरी कन्वीनियंस में यही कॉलोनी है तो मैं तो इधर ही आ जाऊँगा, ठीक है, मैं कहीं जाऊँगा ही नहीं, ठीक है। तो इकोनॉमिकल हो गया, इजी कमांड है, मैं इनको जानता हूँ, ये मेरे को जानते हैं, तो मेरा कमांड इजी, मैं इनसे पूछूंगा तो ये मेरे को सैंपल अपना ज़रूर बताएंगे कि हाँ भैया हमारे घर में इतने बच्चे हैं, उसमें ये इतनी लड़कियाँ हैं, इतने लड़के हैं, इजी कमांड हो गया, ठीक है। क्योंकि कन्वीनियंस से जो हम क्षेत्र अपना चुनेंगे वहाँ पर तो हमारी कमांड चली सकती है ना, तो ईजी कमांड हो गया। अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि हमने सारे कॉलोनी का लिया ही नहीं सैंपल, हमने सारी कॉलोनी को यहाँ पर रिप्रेजेंट ही नहीं किया, तो यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव तो हमारे आए ही नहीं, ठीक है। तो लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हो जाएंगे और बाइज्ड है, हाँ बाइज्ड तो है ही है, वो तो तीनों ही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट के हिसाब से काम हो रहा है, तो तीनों ही हमारे मेथड्स जो हैं, तीनों ही सैम्पलिंग जो है हमारी वो बाइज्ड हो जाएगी। तो बच्चों ये है आपके तीनों नॉन रैंडम सैम्पलिंग के टाइप्स, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो, जो आपको समझ में आए वैसे कर लो। ये आपका एक कन्वीनियंस का ये अच्छा खासा टेबल है। देखो बच्चों मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से मैंने भी देखो इसी तरीके से लिखा है, ये कल वाला हो गया, ये आज वाला हो गया, ठीक है। मैं भी वही सेम तरीके से मैं भी प्रिपेयर करती हूँ अपने नोट्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक हम उठाएंगे जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है, कि सैम्पलिंग के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या लॉज होते हैं। द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी ये एक लॉ है, एंड द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स ये दूसरा लॉ है, ठीक है। तो पहला लॉ समझते हैं, द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। इसका क्या मतलब है, इफ अ सैंपल ऑफ एडिक्वेट साइज इज सिलेक्टेड फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन, एडिक्वेट साइज इज सिलेक्टेड फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन, इट टेंड्स टू possess द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैंने आपको क्विज कंपटीशन का हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे कि हमने पहले 5 बच्चे जो जजमेंट वाले में हम यूज़ कर रहे थे कि हम गए, टीचर ने 5 बच्चे लिए और आ गए, ठीक है, लेकिन वो 5 बच्चे क्या वो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या उन 5 बच्चों की परफॉर्मेंस के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये पूरी क्लास हमारी जो है वो क्विज कंपटीशन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी? या फिर हम 5 की जगह हम 15 बच्चों का अगर हम टेस्ट लें, ठीक है, पूरे 30 का ना लेके 15 या 18 बच्चों का, हम 18 लेके चलते हैं चलो, ठीक है, कि 18 बच्चों का हम टेस्ट लें और फिर हम पता करें कि क्या ये जो क्लास है वो क्विज कंपटीशन में अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। तो क्या वो 5 बच्चे ज़्यादा अच्छा हमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स बता पाएंगे उस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, उस 30 बच्चों के ग्रुप के बारे में, या वो 18 बच्चे ज़्यादा क्लोज होंगे उन बाकी के 30 बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से? ऑब्वियस है 18 बच्चे वाला जो होगा उससे, उनकी परफॉर्मेंस से हम ज़्यादा क्लोज हो पाएंगे, ज़्यादा हमें अच्छे से मालूम चल पाएगा कि जो बाकी के जो पूरे 30 बच्चे हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग द क्विज कंपटीशन वो कैसा है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रहेगी, वो ज़्यादा हमें क्लोज जो है वो रिजल्ट दे पाएगा, ठीक है। तो यही ये लॉ कहता है कि जितना अच्छा एडिक्वेट साइज होगा, यानी 5 ना होके 18 हम सैंपल लें, ठीक है, सैंपल हम 18 लें तो ही वो पूरे लार्ज पॉपुलेशन का जो एडिक्वेट साइज हम सिलेक्ट करेंगे, इट टेंड टू possess द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वो 18 बच्चे हमें उन बाकी के जो पूरा ओवरऑल जो सेक्शन है जो 30 बच्चों का, उसके हमें कुछ हद तक ज़्यादा क्लोज, ज़्यादा सेम कैरेक्टरिस्टिक्स तक हमें बता पाएगा कि ये बच्चे ये सेक्शन क्विज कंपटीशन में कैसा परफॉर्म करेगा। समझ में आ गया बच्चों? एडिक्वेट साइज यानी 5 वाला नहीं, 18 वाला पॉपुलेशन का जो एडिक्वेट साइज हम सिलेक्ट करेंगे वो हमें बता पाता है द एक्चुअल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अच्छा
तो ये हो गया स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी वाला रूल। अब ये क्या बोलता है लॉ ऑफ इनर्शिया, द एवरेजेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप आर मोर रिलायबल, large group are more reliable, that is the larger size of the sample, more accurate the results are likely to be. Larger size of the sample, more accurate the results are likely to be. ये भी कुछ हद तक वही बोल रहा है कि जितना हम जो लार्ज रहेगा नंबर, लार्ज ग्रुप आर मोर रिलायबल, दैट इज द लार्जर साइज ऑफ द सैंपल, यानी कि जितना हम लार्जर साइज लेके चलेंगे सैंपल का, जैसे कि हम 15 ले रहे हैं, 18 ले रहे हैं, 18 से चल के हम 20 लेंगे, जितने हम ज़्यादा हम जो अपने नंबर्स हैं सैंपल के वो बढ़ाते चले जाएंगे, उतना ही ज़्यादा और अच्छा यानी मोर एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिलता चला जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस है, जो हमें 15 के नंबर हम सिलेक्ट करेंगे उसमें जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो उससे ज़्यादा एक्यूरेट होगा जो हम 18 हम बच्चे सिलेक्ट करेंगे उन 30 में से। ठीक है, और उससे ज़्यादा मोर एक्यूरेट वो होगा जो हम 20 या 22 बच्चे सिलेक्ट करके हमारा रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो जितना हमारा जो लार्जर साइज रहेगा सैंपल्स का, उतना ही जो हमारा रिजल्ट रहेगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। सिंपल। ठीक है, लार्ज नंबर्स, इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, यहाँ से समझो लार्ज नंबर्स यानी कि जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा हमारा सैंपल साइज का, उतने ही ज़्यादा मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे 2 प्रिंसिपल्स, छोटा सा टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग। तो बच्चों आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। तो प्लीज़ ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई और डाउट है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और अपना साथ मेरे चैनल के संग इसी तरीके से बना के रखें। थैंक यू।